पिछले 15 सालों से मैं रेडियो कर रहा हूँ और इस रेडियो करने के दौरान जो खूबसूरत चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इन 15 सालों में न सिर्फ मैंने लोगों को खूब हंसाया बल्कि उतना ही मैंने रुलाया भी है, क्योंकि मुझे लोगों को इमोशनल करके रुलाने में बहुत मज़ा आता है। तो वो चीज़ मैंने खूब करी है। साथ में एक चीज़ जो इन 15 सालों के दौरान मैंने ऑब्जर्व करी वो ये है कि मैं बनने रेडियो जॉकी आया था, लेकिन पता नहीं कब मैं एक डिजिटल और कंटेंट क्रिएटर बन गया, जो कि फोर्सफुली आपको बना दिया जाता है। ये जालिम ज़माना ऐसा काम करता है, क्योंकि किसी ने बहुत खूबसूरत चीज़ कही कि आने वाले 10 और 20 साल में बाय हुक और बाय क्रुक एवरीवन हैज़ टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि उनको मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। और आने वाले 5-10 साल में देखना, आपकी मम्मी दादियाँ तो खैर ऑलरेडी आ चुकी हैं, और भी कोई अगर कर्ब से निकल कर आने वाले होंगे तो वो भी आएंगे और वो कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। आज मैं यहाँ पर जब आया हूँ तो मैं सिर्फ रेडियो की बात नहीं करूँगा, और आई शुड से मैं रेडियो की बात करूँगा ही नहीं। मैं आज बात करूँगा मेरे डिजिटल लाइफ के बारे में। मैं बात करूँगा उस कंटेंट के बारे में जो रिसेंटली मैंने क्रिएट करना शुरू किया, जो कि डिजिटल है, और डिजिटल ही आज की दुनिया है। तो आप में से कितने लोग MS धोनी के फैन? एक बार गिव मी अ जोरदार चेयर फॉर MS धोनी। मैं पॉडकास्ट करता हूं जिसका नाम है ऑफ बीट टॉक्स विद आरजे नवनीत, और इसमें मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूं, और जो भी कुछ मैंने अभी तक देखा, सुना, सीखा, जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया है, वो मैं यहाँ पर आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग उससे क्या कुछ सीख सकते हैं। मैं 2 चीज़ें कर रहा हूँ इस समय डिजिटल पे। एक चीज़ ऑफ बीट टॉक्स, और दूसरा म्यूजिवेशन। मैं म्यूजिक के थ्रू लोगों को मोटिवेट करने का काम करता हूँ। कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं कि संगीत एक तरह का मिरेकल है, मैजिक है, जो आपकी बीमारियों को भी ख़त्म कर सकता है। मुझे लगता है कि ये दोनों सेशंस जो हैं, ये मेरे जो दोनों चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ में बहुत खुद चेंज लेकर आए। तो ऐसे छोटे छोटे स्टोरीज जो मेरी लाइफ से होकर गुजरे हैं वो मैं यहाँ पर आपको सुनाने वाला हूँ। तो MS धोनी, ये 2011 वर्ल्ड कप के बाद की बात है, जब पूरी दुनिया MS धोनी की दीवानी हो गई। सब धोनी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे, क्योंकि उसके पहले लोग धोनी को ऐसा देखते थे कि अच्छा प्लेयर है, लेकिन उस टाइम पर सचिन भी थे जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते थे। तो उनके सामने किसी और की क्या बिसात, कोई उनको क्यों अप्रिशिएट करेगा, कोई उनको क्यों मानेगा। इसीलिए धोनी एक पीछे का खिलाड़ी था जिसको धीरे से किसी ने आगे आने का मौका दिया, और फिर हम सब धोनी के धीरे धीरे फैन होने लगे। जब 2011 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हो गया, और मैंने उनके एक फ्रेंड को, जो कि रांची में ही रहते थे और हमारे एक मित्र थे, कॉस्बॉय जर्नलिस्ट थे, तो मैंने उनको कॉल करके उनकी स्टोरीज जानना चाहिए, सो दैट आई कैन टेक अ स्मॉल स्टोरी ऑन माई शो। उस पूरे इंटरव्यू का एक छोटा सा जो पार्ट था जिसने मेरी लाइफ को बहुत टच किया, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये रेलवे का मुकाबला था। रेलवे की टूर्नामेंट्स के दौरान उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई। फाइनल का मुकाबला, सेकंड इनिंग चेज करते हुए MS धोनी की टीम के सारे लोग जो हैं एक तरफा आउट होते चले जा रहे थे। धोनी इस तरफ अकेले खड़ा बेचारा कोशिश कर रहा था कि उनकी टीम जीत जाए, लेकिन बाकी तरफ सारे प्लेयर्स एक एक करके आउट होते चले जा रहे। ऐसे में फाइनली हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था, और उनकी टीम उस मैच को हार गई। लेकिन उस मैच में बेहतरीन परफॉर्म करने के चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। पूरी सीरीज में धोनी इतना बेहतरीन परफॉर्म किए कि मैन ऑफ द सीरीज भी थे। उनको कप सॉसर जो है गिफ्ट में दिया गया। उस टाइम पर यही गिफ्ट होते थे। और जब वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए रूम में पहुंचे वो लेके, तो जाते से उन्होंने अपना गिफ्ट जो है जमीन पर फेंक दिया। तो उनके दोस्तों ने कहा, पागल है क्या, गिफ्ट है तेरा, उसकी रिस्पेक्ट कर, तुमको मजा नहीं आया क्या? तो उसने कहा, जब टीम ही हार गया तो कप प्लेट का क्या करेगा। ये कमाल की चीज एक वही इंसान बोल सकता है जो ये जानता है कि मैं से ज्यादा बड़ी ताकत हम की होती है। कितने लोग इस चीज को बिलीव करते हैं कि जब हम टीम होते हैं तो ज्यादा बेहतर काम करते हैं। टीम होते हैं तभी जाकर हम कुछ ऐसे मिरेकल कर पाते हैं जो शायद अकेला इंसान नहीं कर सकता। इसलिए तो गाना भी बनाया ना, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, कोई पीछे ना रुक जावे, चले चलो, टूट गई जो उंगली उठी, पांचों मिली तो
बन गई मुट्ठी। 5 मिलते हैं तो मुट्ठी बनती है, और जब हम एक साथ होते हैं तो मिराकल्स कर कर दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक लीडर जो होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो अपने आप को लेने के लिए, या अपने चीज में मैं क्या अचीव कर लूं, मैं क्या हासिल कर लूं, उससे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूं, इसमें बिलीव करता है। आज आप अगर अपने आसपास देखें, जो भी चीजें हैं जो बड़ी हैं, चाहे वो सूरज हो, नदियां हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, वृक्ष हो, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते, इसीलिए पूजनीय हैं। हम इनको मानते हैं, पूजते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ये चाहते नहीं कि मुझको कुछ दो आप, वो अपने आप से आपको सब कुछ दे रहे हैं। तो ये मेरी पहली स्टोरी थी जो किसने मुझे बहुत टच किया और मुझे बताया कि हमको हमेशा पाने की चाहने बल्कि देने की कोशिश भी रखनी चाहिए। दूसरी लाइफ की लर्निंग जो मुझे बहुत खूबसूरत मिली वो मेरे रेडियो के शुरुआती दौर में मिल गई थी, जब म्यूजिक कॉम्पोजर साजिद वाजिद का नाम कितने लोगों ने सुना है? यस। तो साजिद वाजिद की दबंग उस टाइम पर आ चुकी थी, और दबंग एक बहुत अरसे बाद एक ऐसा म्यूजिक आया था जिस मूवी के हर गाने को हम लोग देखें तो पूरा ही म्यूजिक हिट था। एवरी सॉन्ग, एवरी सॉन्ग वाज हिट। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप म्यूजिक कंपोज करते हो तो कौन सी एक छोटी सी चीज को आप हमेशा ध्यान रखते हो? तो वाजिद ने, जब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज कही थी कि मेरे वालिद साहब जो है, मेरे पिताजी जो है, वो कहते हैं कि आपको जब भी कोई काम करना है उसमें 100 में से 100 ही देना है, आपको 99 चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका पहला सॉन्ग कौन सा रिलीज हो जाएगा। तो अगर आपका अच्छा सॉन्ग रिलीज हो गया तो आपका लक है कि आपका अच्छा सॉन्ग जो कि आपने बेहतर परफॉर्म किया था, आपने अच्छा बनाया था, वो रिलीज हो गया। लेकिन मान लो कोई सॉन्ग ऐसा रिलीज हो गया जो आपको लगता था कि थोड़ा कमजोर है, तो आपका नाम बर्बाद होता है। कितने लोग इस थॉट में बिलीव करते हैं कि आपको अपने हर काम में 100 में से 100 देना चाहिए? कितने लोग मानते हैं? वेरी नाइस। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? क्या ऐसा हो पाता है? मुझे लगता है कि हम लोग थॉट्स बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन हर थॉट मुझ पर काम करे ये जरूरी नहीं है। इस थॉट को सुनने के बाद मैंने पहली बार ये चीज ऑब्जर्व करी कि मेरे दिमाग में भी थोड़ी सी बुद्धि भगवान ने दी है कि मैं किसी चीज को नेग्लेक्ट कर सकता हूं या ना कह सकता हूं। मैंने उस दिन समझ में आया कि भाई साहब, ये थॉट मेरे काम का नहीं है। दुनिया भर में तमाम थॉट्स चल रहे होते हैं, उनमें से कोई एक थॉट आपका काम का होता है। स्वामी विवेकानंद भी इसी चीज पर बिलीव करते थे कि आप 50 थॉट के पीछे मत भागिए, किसी एक थॉट को पकड़ लीजिए और उसी को अपनी लाइफ बना लीजिए और उसी के पीछे लगातार काम करते चले जाइए। जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी मुझको नहीं देख पाए मैं उन्हें, वो मेरे पैदा होने के पहले ही चले गए थे। तो वो हमारे परिवार के लिए, मैं बहुत गरीब घर से था, हमारे परिवार में हमारे दादाजी ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा देकर नहीं गए थे, लेकिन जो देकर गए थे वो बहुत सारे विचार थे जो कि हमारे घरों की दीवारों पर लगे हुए थे। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो एक थॉट जो मुझको हमेशा मेरे आंखों के सामने रहता था, वो मेरी लाइफ है। और मुझको लगता है कि वही है जिसके कारण जो भी कुछ मैं आज में बन पाया और यहाँ पर आज खड़ा हूँ, वो थॉट है। वो थॉट जो कहता है कि जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। ये थॉट, आज की तारीख में लोग इसको मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं कि आप सुबह उठकर मैनिफेस्ट कीजिए कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं आज अच्छा करने वाला हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। ये थॉट आप लगातार अपने आप से कहते हैं तो आप सच में बेहतर होने के प्रयास की तरफ बढ़ते हैं, और फिर आप जब कर्म उसके साथ ऐड करते हैं तो आप सच में उस तरह के हो जाते हैं। लेकिन ये थॉट मेरी लाइफ था, वाजिद का दिया थॉट मेरी लाइफ नहीं बन पाया। रीजन, सचिन हर बार 100 मारना चाहता है, मार पाता है क्या? विराट कोहली हर बार सेंचुरी लगाना चाहता है, लगा पाता है क्या? तो हर बार 100% आप लगा दो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसके लिए कोशिश करो, ये जरूरी है। और हम लोग ये कोशिश भी नहीं करते कि यार ठीक है, हर बार 100 तो नहीं बना पाएंगे तो कोशिश भी क्यों करना। लेकिन मुझको लगता है कि हमको कोशिश जरूर करनी चाहिए। हम लोग जब कोशिश करना शुरू करते हैं तो चीजें अपने आप से, अगर आप 100 बार 100 सेंचुरी नहीं मार सकते सचिन की तरह, तो 90 बार तो मार लेंगे यार। अग्री करते हैं इस चीज को कि 90 बार तो मार लूंगा यार मैं। अगर मैं चांद के लिए छलांग लगाना चाहता हूं तब समझ में आता है कि चांद तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम सितारों के बीच में तो कहीं खूबसूरत जिंदगी जी पा रहे हैं। तो इसीलिए हमको हमेशा अपनी लाइफ में अच्छे और ऊंचे एम रखने चाहिए। थॉट्स जो लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, उनमें से अपना थॉट आपको चुनने का मादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया ये थॉट अच्छा है तो उसी को पकड़ लिया, उसने कहा कि ये थॉट अच्छा है तो इसको पकड़ लिया। 50 थॉट के साथ रहकर आप जिंदगी नहीं जी सकते। यू हैव टू चूज वन थॉट और उस थॉट के साथ अपनी पूरी लाइफ लगा दें। ये मैंने उस दिन सीखा। तीसरा,
आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सोनू निगम। जब मैं एक बहुत छोटी जगह को बिलोंग करता हूँ, इट्स कॉल्ड नेपा नगर। नेपा नगर जो है खंडवा के पास, एक बहुत छोटी, अभी वहीं से, अरे वाह क्या बात। तो वहाँ जब मैं था और वहाँ पढ़ता था, तो मैं सोनू निगम का एक शो आता था, उसको देखकर बड़ा खुश होता था कि यार मुझको इस बंदे से मिलना है यार, किसी भी तरीके से। तो भगवान ने बोला ठीक है बेटा, तथास्तु, तुम इंदौर आ जाओ। मैं इस तरह से फिर इंदौर पढ़ने के लिए आ गया। फिर इंदौर पढ़ने आया तो फिर मैंने कहा कि यार सिर्फ ऐसा देखना नहीं, उसके लिए कुछ शूट वूट हुए तो मैंने उनको देख भी लिया। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, इनसे बात करना है यार। तो भगवान ने कहा ठीक है, रेडियो जॉकी बन जाओ। मैं आरजे बन गया। मैं पहला इंटरव्यू करने के लिए जब सोनू निगम को गया, तो इतना कमाल का किस्सा था कि वो वहाँ पर बैठकर अपने होटल में रियाज मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे तानपुरे पे। और मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट है जिसको मैं शायद बयान नहीं कर सकता। आपने एक कहावत सुनी, गूंगे का गुड़, सुना है आप लोगों ने? गूंगे का गुड़ मतलब कोई गूंगा है बेचारा, उसको आपने गुड़ चखाया और उससे पूछा कि इसका स्वाद कैसा है, तो बता नहीं सकता कि इसका स्वाद कैसा है। वो वैसे ही एक्सपीरियंस था कि सोनू निगम से उस दौरान मिलकर और उनको प्रैक्टिस करके मुझे कैसा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था। लेकिन जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैंने जब उनको क्वेश्चन किए, एक के बाद एक क्वेश्चन दागता चला गया, तो वो बीच में बोले, इंटरव्यू के बीच में, आप मेरे बारे में बहुत जानते हैं। तो मैंने कहा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर वो किस्सा वहाँ पर ख़त्म हुआ। मैंने अपने बॉस को जाकर बताया तो बड़े खुश हो गए, अच्छा है, बड़ा कमाल का काम किया तूने। फिर नेक्स्ट एक और मौका मिला जब मैंने उनका शो होस्ट भी किया और फिर एक बार इंटरव्यू करने का मौका मिला। फिर उन्होंने एक बार फिर ये बात कही, आप मेरे बारे में बहुत जानते हैं। ये दूसरी बार था। तीसरी बार जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो वहाँ पर मेरे साथ और भी 2-3 लोग थे मीडिया हाउस के। तो उनकी जो मैनेजर थी वो बाकायदा सबको एक करके इंट्रोड्यूस करती, ही इज फ्रॉम देयर। उन्होंने जैसे कहा कि ही इज आरजे नवनीत, तो उसके पीछे बोल दिया मैं इनको जानता हूँ। तो मेरा काम ही मेरी पहचान बन गया। जब आपका काम आपकी पहचान बन जाता है तो आपको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैंने लाइफ में सबसे बड़ी चीज जो है उसी दिन सीखी कि आपको जब भी किसी चीज के लिए आपको कोई टास्क या असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपको हमेशा अपने एफर्ट्स इतने पुट करने चाहिए कि आपको लगे कि ये 100% था, 99 नहीं था। अगर आप वो पहले वाला थॉट ही लेकर आओ कि अगर आप सोचेंगे 99 ही करना है मुझे, तो आप 100 तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन 100 सोचेंगे तब जाके शायद आप 99 के आसपास तक पहुंच पाएंगे। तो ये लाइफ का सबसे खूबसूरत लेसन कि हमें जब भी कोई टास्क दिया जाए हम उसके लिए बेहतर तरीके से परफॉर्म करें और आपके काम को ही आपकी पहचान बनने दें। नाम अपने आप बनता चला जाता है। ये थर्ड मेरा खूबसूरत लाइफ लेसन था। और लास्ट, और ये बहुत खूबसूरत जो रिसेंट पास्ट में हुआ मेरे साथ में, सोनू शर्मा एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ कही। हम लोग ऐसे बैठे थे और बैठे बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने प्रोडक्ट पर पूरा ध्यान दो। जो वीडियोस आप पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हो, इनको और बेहतर कैसे कर सकते हो, और बेहतर क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो, इसमें एडिटिंग में कैसे और बेहतर कर सकते हो, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो बजाय कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट इज मेन थिंग, मनी इज बाय प्रोडक्ट। पैसा तो अपने आप आ ही जाता है, कोई चिंता की बात नहीं। और ये बात सच भी है। इस थॉट को सुनकर मैं इस काम पर लग गया कि मुझे अपने काम को बेहतर करना है। मैं लगातार कुछ ना कुछ करता गया। मैं कभी कॉमेडी करता, कभी मैं म्यूजिक वीडियोस करता, कभी मैं पॉडकास्ट करता, कभी म्यूजिवेशन करता। ऐसे करते करते मेरे कुछ वीडियोस जो हैं बड़े वायरल हो गए बीच में। स्पेशली सैया करके एक मैंने काम किया था। उसमें हम लोग सैया सॉन्ग गाते और मेरे पीछे लोग जो उसको बहुत बेसुरे तरीके से गाते। उसका नाम था बेसुरे सैया। और ये इतना पॉपुलर हुआ कि हिंदुस्तान के तमाम इन्फ्लुएंसर ने इसके ऊपर रील बनाई। चाहे वो आईपीएल की बड़ी बड़ी टीम्स हों, उन लोगों ने इसके ऊपर रिक्रिएट किया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, टॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सब ने इसके ऊपर अपने इसी को कॉपी करके अपने वीडियोस बनाए। कट टू, मैं पहुंचा कश्मीर में पहलगाम में मैं पोनी पर राइड कर रहा था। तो छोटे छोटे घोड़े होते हैं, तो पोनी पे राइड कर रहा था। तो मेरे पड़ोस से 2 पोनीज आ रहे, मेरे को ऐसा घेर लिया। मैं डर गया, कौन है यार ये। एक बंदा मुझसे पूछा, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कहीं देखा है यार। तो मुझे लगा शायद इंदौर का हो। मैंने कहा आप इंदौर से हो? तो बोलता नहीं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई शायद कि मेरे होम टाउन का होगा। तो मैंने कहा आप नेपा नगर से? तो बोलता नहीं। तो मैंने कहा कि फिर मुझे लगा कि आप अपने आप को बता दूं मैं कौन हूं, शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर मैंने बताया मेरी रेडियो जॉकी यार, मैं इंदौर से हूँ और ऐसा सारी चीज़ें। तो उसने अपना मोबाइल निकाला और बोला कि ये वीडियो आपका है, सही वीडियो आपका है। क्योंकि मैं कैप भी पहना हुआ था उल्टी करके। तो पर उसने फिर भी गेज किया कि शायद मैं वही बंदा हूँ। फिर वहाँ पर कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ और उसने थोड़ी बहुत बात करने के बाद बताया कि वो दिल्ली का बंदा है और कुछ इवेंट वगैरह करता है और साथ में पीआर वगैरह मैनेज करता है। 1-1.5 महीने के बाद मुझे उस बंदे का कॉल आता है। मुझसे कहता है कि इंदौर का एक बिजनेस स्कूल है, वो एक
आपकी वीडियोस को देखकर एक म्यूजिक और मोटिवेशन पर शो रखना चाहता है। क्या आप कर सकते हैं? तो दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट म्यूजिकेशन शो, थ्रू माई वर्क। जिसकी बात हम कर रहे थे कि हम लोग अपने काम पर फोकस करते हैं तो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। आपको काम भी मिलता है, आपको मोटिवेशन भी मिलता है, आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जिसके लिए आप एक्चुअली लगातार दौड़ते हो। मुझे लगता है कि हम लोग लाइफ में जब भी चलना शुरू करते हैं तो शुरुआत में मुश्किलें जरूर आती हैं, कांटे भी होते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, लेकिन हम जब चलना शुरू करते हैं तो लगातार चलने पर हम वहां जरूर पहुंचते हैं जहां पर पहुंचना चाहते हैं। किशोर कुमार का एक सॉन्ग भी इस बात को बहुत खूबसूरती से बयां करता है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, हो राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो मंजिल इमेजिन करने से नहीं मिलती कि आप बैठकर सोचें कि यार मैं वहां पर पहुंचना चाहता हूँ। कहता है ना एक शाहरुख खान किसी फिल्म में कि जब भी किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। ऐसा नहीं होता, सोचने वोचने से काम होते तो फिर तो हर कोई सोच के सोचता अरे पहुंच गया अपन। सोचे, काम करें, उस पर मेहनत करें तो आप वहां पर जरूर पहुंच जाते हैं। तो ये अप्स एंड डाउन्स, ये कांटे, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। आप मेहनत करें, हिम्मत करें, आप वहां पर जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच।